हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण और आज की शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मात्र 7 दिन के अंदर मैंने अपने एसएसटी के एग्जाम में 95% स्कोर करा था। क्या क्या मैंने स्ट्रेटेजीज अपनाई थी, कहां से पढ़ा था और बहुत कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एट लास्ट कैसे तुम ये चीजें कर सकते हो उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक चीज मैं यहाँ पे बोल दूं कि यार अगर 10 से 15 मिनट तुम्हारे पास खाली हो तभी वीडियो को देखना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पास हाफ नॉलेज जाए। हाफ नॉलेज सबसे ज्यादा डेंजरस है, इससे बढ़िया नॉलेज ही ना जाए। ठीक है, मैं हर वीडियो में ये बात नहीं बोलता हूं, पर यहाँ पे बोलना जरूरी है। चाहे तुम 1.5x पे देखो, 1.75x पे देखो, पर स्किप नहीं करना है। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को तो यार मेरे स्कूल में ना काफी सारे मंडे टेस्ट होते थे। मंडे टेस्ट मतलब कि हर दूसरे मंडे को हमारी टीचर एक क्लास टेस्ट लेती थी। तो भाई हमारा पहला मंडे टेस्ट हुआ, उसमें टीचर आई। टीचर ने बोला ये क्या है, पढ़ाई नहीं करते क्या, 0 नंबर लाए हो। मैंने कहा सॉरी मैम, अगले टेस्ट में तैयारी करूंगा, अच्छी तरह पढ़कर आऊंगा। दूसरा मंडे टेस्ट में वापस मैडम आई मेरे 0 नंबर लेके और बोला ये क्या है भाई, पढ़ाई नहीं करते हो क्या। मैंने कहा सॉरी मैम, अगले टेस्ट में पढ़कर आ जाऊंगा। वापस एक और मंडे टेस्ट हुआ, उसमें मेरे 3 नंबर आ गए। 3 नंबर भी वो शायद मैं कहीं से देख लिए थे तो वहां से आ गए होंगे। मैम ने बोला ये क्या है, पढ़ाई नहीं करते क्या। मैंने कहा सॉरी मैम, फाइनल्स में कर लूंगा। भाई फाइनल एग्जाम का टाइम आया, मेरे नंबर आए 95। मैम ने कहा ये क्या है, पूरे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं करी थी। मैंने कहा मैम ये बाबू भाई का स्टाइल है। तो यार मजाक से हटके ये बात सच है कि मैंने पूरे साल एसएसटी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ क्लास में पढ़ के मैंने 95% स्कोर करा था। क्या स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों वो स्ट्रेटेजी अपनाई, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्यों साल भर मैं नहीं पढ़ा। ये बात जाननी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ध्यान से समझना इसे। पहला जो रीजन था वो ये था कि गोल का मतलब ये कि जब मैं 10वीं में एंटर करा था तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि भाई मेरे को 11th में साइंस स्ट्रीम लेनी है और अपना करियर आगे साइंस में बनाना है। मतलब कि एसएसटी मेरे को लास्ट साल इस साल पढ़नी है, मतलब कि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या करा कि भाई जो एसएसटी का टाइम था वो टाइम मैंने ज्यादा अपना मैथ्स और साइंस में दिया, जिससे कि मैं अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लूं और 11th 12th में मेरे को उससे फायदा मिले। दूसरा जो रीजन यहाँ पे हम देखेंगे वो ये है इंटरेस्ट। कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता, वो ज्यादा मैथ्स नहीं करते। कुछ बच्चे होते हैं जिनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं आता। कुछ बच्चे होते हैं जिनको हिंदी में इंटरेस्ट नहीं आता। कुछ बच्चे होते हैं जिनको सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं आता। मैं इनमें से था जिनको सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं आता। तो भाई मेरा ऐसा था कि भाई अगर मैं सोशल साइंस पढ़ने बैठ रहा हूं तो मेरे को नींद आ रही है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को अच्छा लगता होगा, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। तो भाई मैंने सोचा कि यार इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसा करते हैं कुछ स्ट्रेटेजी अपनी अपनाएंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़ते हैं। गोल और इंटरेस्ट, इन दोनों रीजंस को तुम देख के समझ सकते हो कि भाई मेरे को पहली बात तो साइंस एसएसटी लास्ट बार पढ़नी थी, इसलिए इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं थी। तो मैं अगर ऊपर से भी पढ़ लूं तो इस साल के लिए मैं अपना अच्छा नंबर स्कोर कर लूं, वो मेरे लिए बहुत था। तीसरा रीजन, आई नो हाउ टू इलेबोरेट एनी आंसर। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है इस वीडियो का, ध्यान से समझना इसे। इलेबोरेशन का मतलब क्या होता है? इलेबोरेशन का मतलब फैला के लिखना। मतलब कि देखो इसको, भाई मेरे नोट्स हैं, ठीक है, मैंने एक नोट्स बनाए थे, उसमें मैंने मान लो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, ये टॉपिक है, उसमें हमने नोट्स में ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख रखे हैं। भैया अगर तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो या फिर कुछ भी चीज लिखते हो, रफ में लिखते हो, तो तुम जल्दी जल्दी लिख लेते हो ना, जिससे कि की पॉइंट्स हम लिख लें और वो एग्जाम में हम फैला के लिख दें। तो जो एग्जाम में फैला के लिखना होता है वो अच्छी तरह में आना चाहिए। तो मैंने नोट्स में ऐसे लिखा था। अब अगर बोर्ड एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ये सीबीएसई 2015 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर मैं खाली ऐसे लिख दूंगा तो शायद पूरे नंबर ना दे हमारे टीचर। बट अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा फैला के लिख दूंगा तो टीचर ज्यादा नंबर देगा। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझ में आएगा। देखो पहले हमने क्या करा, क्वेश्चन में से ही पहली लाइन बना दी कि द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज स्टेटेड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। या फिर हम बोल सकते हैं द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम आर एज फॉलोज। ऐसे हम बना देते हैं ना, जिससे थोड़ा सा बड़ा बन जाए। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। दूसरा हमने क्या करा, हमने ये देखा कि भाई नोट्स में हमने देखा था 59% डच है, 40% फ्रेंच करते हैं। तो हमने एक और अपने आप से पॉइंट बना दिया कि भाई इट हैज 2 मेन लैंग्वेजेस, डच एंड फ्रेंच। एक लाइन बन गई, समझ रहे हो, देख रहे हो, स्मार्ट वर्क देख रहे हो। आगे देखो, पहली लाइन थी, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाकर थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखते हैं। क्या कि इट हैज, तीसरा पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट देखें ये वाला, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। देख रहे हो तुम, पहली इस लाइन को हमने कितना अच्छी तरह सजा के लिख दिया। आगे देखते हैं, 40% फ्रेंच स्पीकर्स हु लिव इन वलोनिया रीजन साउथ बेल्जियम। तो हमने इसको अच्छी तरह लिखा कि अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। समझ रहे हो? अब देखो 1% जर्मन स्पीकर्स, अनदर रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन। तो ऐसे हम थोड़ा फैला फैला के लिखेंगे लास्ट पॉइंट को। बट इन ब्रसेल्स 80% फ्रेंच स्पीकर एंड 20% डच स्पीकर। तो हमने ये देखा था, इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स 80% स्पीक्स फ्रेंच एंड वाइल 20% आर डच स्पीकिंग।
तो ये जो कला होती है ना फैलाने वाली, ये तुम्हें सीखनी पड़ेगी। और ये मुझे अच्छे से आती थी, मतलब कि अगर मेरे को पूरे अपना कोई भी एक आंसर है उसके 2-3 की पॉइंट्स पता चल जाए ना, तो मैं उसे फैला के बड़ा पैराग्राफ बना सकता था। इसमें इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई जब तुम नोट्स में पढ़ रहे हो ना, या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हो और तुम्हारे पास की पॉइंट्स लिखे हैं, तो उसी समय तुम ये सोचो कि भाई अगर ये वाला सवाल बोर्ड में आ जाएगा तो क्या मैं फैला के लिख पाऊंगा, क्या क्या चीज मैं अपने आप ऐड कर पाऊंगा। ठीक है, एसएसटी में जो फैला के लिखना होता है और भर के लिखना होता है, पेज भरा भरा लगना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं कि भाई मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो ऐसी थी कि भाई उस समय एक बुक आती थी, उसमें ना पूरा चैप्टर एक फ्लो चार्ट में दिया होता था, मतलब कि पूरे चैप्टर का सार एक फ्लो चार्ट में दे रखा है, जिससे कि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए उस चैप्टर का। तो मैंने उस बुक को खरीद रखा था, ठीक है, उसमें मैंने फ्लो चार्ट रीड करा, फ्लो चार्ट को अच्छी तरह समझा, पूरा चैप्टर का मेरे को ओवरव्यू मिल गया है। अब इसके बाद मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करता था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को एक बार देख लेता था। रटना नहीं है, देखना है, ठीक है, ऐसे देखना है कि भाई की पॉइंट्स हमने याद कर लिए, फिर उसके बाद उसको इलेबोरेट करके लिख देंगे। तीसरा काम होता था प्रीवियस ईयर को करना, ठीक है, प्रीवियस ईयर हमें उसी बुक में मिल जाते थे, तो हमने वो प्रीवियस ईयर उसमें से एक बार देख लेते थे। इस तरह से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। तो मात्र 7 से 8 दिन में हमारा ये चैप्टर, मतलब पूरी एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम क्या स्ट्रेटेजी अपनाओगे, हाउ यू कैन डू इट, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हमें पूरा एक स्ट्रेटेजी, एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। वो प्लान मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है, जल्दी से मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, अब जो स्क्रीन तुम्हें दिख रही है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरी स्ट्रेटेजी से तुम्हें चलना है। एक बात वापस मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, वो जो 7 दिन थे वो मेरे एग्जाम्स के 7 दिन थे, मतलब कि पूरे 7 दिन में 7 से 8 दिन जो मेरे को मिले थे उसमें मेरे को सिर्फ एसएसटी पढ़नी है। कभी कोई बच्चा उठ के आया कि भैया खाली एसएसटी पढ़ते रहेंगे और सब्जेक्ट भी नहीं है, तो वो है कि अगर तुम पूरे 7 से 8 दिन एक साथ दे रहे हो, पूरे डेडिकेट कर रहे हो एसएसटी के लिए, तो अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उसको मैं समझाता हूँ। भाई तुम्हें ऐसे ना सिलेबस देख लेना है, सिलेबस तुम्हारे लिए लिख दिया है, स्क्रीनशॉट लेना है बस तुम्हें। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में चैप्टर 1, 2 लिख दिया। ज्योग्राफी के ये चैप्टर्स हैं, सिविक्स के ये चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स के ये चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। बीएमएस, बीएमएस मतलब बी मतलब बिग हो गया, एम मतलब मीडियम हो गया, एस मतलब स्मॉल हो गया। ठीक है, तो जैसे हिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, ये दोनों बिग चैप्टर्स हैं, बड़े चैप्टर हैं। ज्योग्राफी होगी, ज्योग्राफी का ये मीडियम चैप्टर, ये मीडियम है, ये मीडियम है, स्मॉल चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये स्मॉल है, मीडियम मीडियम मीडियम, ये स्मॉल 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 स्मॉल। ठीक है, इकोनॉमिक्स के तो सारे बच्चे से चैप्टर्स हैं। अब टोटल हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं, उनमें से 2 बिग हैं, 6 मीडियम, 6 स्मॉल। समझ गए? ये ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैं कपड़े गिना रहा हूँ। ठीक है, अब हमें शेड्यूल कैसा बनाना है। पहला डे हो गया, ठीक है, उसमें एक मीडियम उठाएंगे, एक स्मॉल उठाएंगे। तो हमने करा कि भाई ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। डे 2 में एक और, एक मीडियम उठा लिया, एक स्मॉल उठा लिया। फिर डे 3 में G6 E3, G6 मतलब ज्योग्राफी का 6, E3 मतलब इकोनॉमिक्स का 3। ऐसे डे 4 में, डे 5 में, डे 6 में। तो हमने एक डे में एक स्मॉल उठाया, एक मीडियम उठाया, उसको कंप्लीट कर लिया। कैसे करना है अभी 5 मिनट बाद बताता हूँ। डे 7 में हमने पूरा दिन हिस्ट्री में दिया है और डे 8 में हमने पूरा दिन दूसरे चैप्टर में दिया है, क्योंकि ये चैप्टर बड़े हैं, इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, अब ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी। अब भैया कहां से पढ़ना है सब बताता हूं, ध्यान से सुनो। ये जो पूरी स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी, जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई है और जो तुम्हारे लिए टाइम टेबल टाइप बनाया है, इन सबको मैं मद्देनजर रखते हुए, मद्देनजर ज्यादा बड़ा सा वर्ड हो गया, इन सबको ध्यान में रखते हुए इंडिया के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। ठीक है, ये वो नोट्स हैं, मैं एक ओपन चैलेंज दे रहा हूं। ठीक है, इस वीडियो में ओपन चैलेंज दे रहा हूं, कोई इससे अच्छे नोट्स बना के तुम्हें फ्री में दे दे तो। ठीक है, ये वो उस लेवल के नोट्स हैं। ये टॉपर्स ने वेरीफाई करवाए और ऐसे कोई चलते फिरते टॉपर्स नहीं है। ये वो टॉपर्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में 98, 99 तक पढ़ा था। ठीक है, ये वो टॉपर्स हैं जिनको पूरा अच्छी तरह कॉन्सेप्ट पे, अच्छी तरह क्या कहते हैं उसे, स्ट्रॉन्ग है उनके कॉन्सेप्ट, बस इतना समझ लो। ठीक है, उनसे वेरीफाई करवाए हुए ये नोट्स हैं। हर एक डेफिनेशन तुम्हें मिलेगी, डेफिनेशंस हो गई, फ्लो चार्ट हो गए, फिर उसके बाद तुम्हारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, हर चीज तुम्हें इसमें इंटीग्रेटेड मिलेगी। कैसे पढ़ना है ध्यान से समझना, और नोट्स की तरह नहीं है इसलिए स्किप मत करना। देखो, मान लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक चैप्टर का एक सैंपल लेके चलते हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हमने फ्लो चार्ट उठा लिया, ये फ्लो चार्ट हमें ओवरव्यू देगा इस चैप्टर का। तो सबसे पहला पार्ट हमने देखा, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग इसका पहला सब टॉपिक है, तो इसके 3 पार्ट हैं। अब ये 3 पार्ट इलेबोरेट कर रखे हैं नीचे, नीचे तुम देखोगे मैन्युफैक्चरिंग के 3 पार्ट्स इलेबोरेट कर रखे हैं। दूसरा सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में आएंगे 1 2 3 4 5 पार्ट इसके डिस्कस पूरा अच्छी तरह नीचे इलेबोरेट कर दिए। फिर आ गया तुम्हारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसके कितने पार्ट हैं, कॉटन, जूट और शुगर। तो हम देखते हैं भाई यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जाते हैं, कॉटन, जूट, फिर आ गया तुम्हारा शुगर।
समझ गए? ऐसे करके तुम्हें पूरे पार्ट्स के, जैसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, इसके इतने सारे पार्ट हैं। अच्छा भाई कहाँ भाई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहाँ गई? ये रही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसके 1 2 फिर उसके बाद 3 4 5 6 7, ये सातों पार्ट डिस्क्राइब कर रखे हैं, अच्छी तरह नीचे इलेबोरेट कर रखे हैं। अगर तुम्हारे पास इसमें कोई क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें और इलेबोरेट करके लिखना है। कैसे इलेबोरेट करके लिखना है वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था वीडियो में, समझ गए? ऐसे करके तुम्हें हर एक चैप्टर का मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। अभी भागो मत, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है? अभी डाउनलोड मत करने चले जाना। वहां से तुम इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। ज्योग्राफी हो गई, सिविक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इनके कंप्लीट चैप्टर के नोट्स तुम्हें नीचे मिलेंगे। साथ में फ्लो चार्ट हो गई, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हो गए, वो सब इसमें इंटीग्रेटेड है। पीवाईक्यूज सिर्फ इंपॉर्टेंट डाले हैं, सारे नहीं डाले हैं, ठीक है? क्योंकि जो मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगे वो मैंने कहा इतना भर के क्या फायदा है, कॉन्सेप्ट तो यही रखा है। अगर तुम कहोगे तो पीवाईक्यू की एक अलग पीडीएफ बना के कभी और वीडियो में हम दे देंगे, ठीक है? ये सब तुम देख सकते हो, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। हिस्ट्री के जो दोनों चैप्टर हैं वो काफी बड़े चैप्टर्स हैं, उनको शॉर्ट नोट्स में बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था, ठीक है? तो मैंने उसके लिए नहीं बनाए हैं। हिस्ट्री के लिए तुम्हें इसलिए मैंने 2 दिन दिए थे अलग से, तुमने देखा था ना, डे 7 और डे 8। उसमें तुम ये देख सकते हो कि या तो तुम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना या फिर पूरी एनसीईआरटी रीड कर लेना। फिर से मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं इस बात को कि अगर तुम्हारा गोल जो है वो आगे सोशल साइंस से रिलेट कर रहा है, मतलब कि अगर तुम्हारा जो स्ट्रीम है वो तुम्हारी सोशल साइंस वाली है, तो ये चीज मत करना, क्योंकि तुम्हें डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। नहीं तो कुछ बच्चे आएंगे कि भैया पहली वीडियो में आप बोलते हो कि ये अच्छी तरह हमें डीप पढ़ना होता है, अब आप बोल रहे हो ऐसे भागा भागे कर दो, तो ऐसा कैसे चलेगा? स्मार्ट वर्क है ब्रो, ये स्मार्ट वर्क, ठीक है? तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और तुम डाउनलोड कर सकते हो। हिस्ट्री का अगर कोई ज्यादा ही बंदा ऐसा है जो कि सच में उसको चाहिए, तो इस डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल लास्ट में मैंने हिस्ट्री के नोट्स डाले हैं, उसकी मैं पूरी कोई गारंटी ले लेता हूँ, ठीक है? वो उनके लिए जो कि बिल्कुल आखिरी टाइम पे अगर वीडियो देख रहे हैं बोर्ड्स के टाइम पे, उन्हें अगर चाहिए, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है? तो हिस्ट्री के लिए भी कुछ ना कुछ तो मैंने दे ही दिया, और सब जो है वो कंप्लीटेड है, उनको तुम कर सकते हो। तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या हो गया? तुमने अपने नोट्स देख लिए, नोट्स के फ्लो चार्ट, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी पढ़ ली। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। ये नहीं कि भाई नोट्स देख लिए तो एनसीईआरटी नहीं करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद तुम्हारे पीवाईक्यूज जो इसमें दे रखे हैं वो कर लिए, तुम्हारा चैप्टर खत्म। और 7 दिन में जो मैंने तुम्हारा टाइम टेबल बताया था उससे कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। एक और बात मैं यहाँ पे तुम्हें जाते वक्त बोल दूं कि देखो, मेरे को पता है कि अगर ये वीडियो 100 बच्चे देख रहे हैं तो सिर्फ 10 बच्चे ही डाउनलोड करके उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे या फिर प्रिंट करवाएंगे। तो अगर 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो अगर वो भी मेरे को बता देंगे ईमेल पे या फिर इंस्टाग्राम पे टैग करके, तो मैं सोचूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। चलो जाओ पढ़ लो, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय।